और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इन दिनों चीन के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है और इसके बाद बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट अब भारत को दुनिया का इन्वेस्टमेंट का नया हब बता रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भारत में निवेश को लेकर दुनिया का रुख क्या है, चीन के विकल्प के तौर पर भारत में निवेश आने के क्या क्या इंतजाम है, क्या क्या माहौल ऐसा बन रहा है, और अगर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनकर भारत उभरा तो फिर इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। भारतीय शेयर बाजार में दमदार तेजी का दौर जारी है। वहीं चीन के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। कुछ समय से चीन के शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे घरेलू से लेकर विदेशी निवेशकों की नींद उड़ी हुई है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं और भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। रॉयटर्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के $4 ट्रिलियन के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि निवेशकों को चीन के विकल्प के तौर पर भारतीय शेयर बाजार दिख रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। विदेशी निवेशकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी ओर चीन में अनिश्चितताओं के कारण बड़ी गिरावट से भी निवेशक चीनी बाजार छोड़ रहे हैं। चीन के शेयर बाजार में इस हफ्ते संघाई कंपोजिट इंडेक्स 6.2% गिर गया। वहीं शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स 8.1% गिरा, जो 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। बीते 3 सालों में चीन के शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन $60 ट्रिलियन साफ हो चुका है। चीन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इकोनॉमी का दम फूल रहा है। इसका असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों में अपना पैसा निकालने की होड़ मची है। चीनी मार्केट रेगुलेटर ने मार्केट में हेरफेर और गलत तरीके से शॉर्ट सेलिंग फाइनेंशियल अपराधों को रोकने के नाम पर नियमों में बदलाव किया है। मार्केट रेगुलेटर ने गिरवी रखे शेयरों को लेकर नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने ट्रेडिंग पर कई सख्ती लगा दी है। घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए मार्केट रेगुलेटर्स ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। चीनी मार्केट रेगुलेटर्स ने कुछ ब्रोकरेज फर्मों के ग्राहकों के साथ टोटल क्रॉस बॉर्डर रिटर्न स्वैप पर लिमिट तय कर दी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस समय चीन के ये कदम सही साबित नहीं होंगे। चीन का रियल एस्टेट खराब स्थिति से गुजर रहा है। चीन की इकोनॉमी के खराब आंकड़ों के साथ साथ अमेरिका के साथ बढ़ती टेंशन के चलते चीन के शेयर मार्केट खराब दौर से गुजर रहे हैं। इन पाबंदियों का उभरते बाजारों पर असर पड़ेगा। अब वहाँ स्थिति ऐसी है कि निवेशकों का भरोसा घट रहा है और भारतीय बाजारों पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल के। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आज काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बातचीत करके, बहुत मिस भी किया हमने आपको बजट वगैरह में भी, बट कभी आपके पास समय नहीं और कभी हमारे पास वो मौका नहीं, वो टॉपिक नहीं। बट बहरहाल बहुत अच्छा लगा सर आपको आज देखकर। बताएं सर, ये पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव एक मोमेंटस शिफ्ट कहा जा रहा है इसे, और ख़ास तौर से चाइना जिसने लगभग 2 दशक पहले दुनिया को एक बिगेस्ट ग्रोथ स्टोरी दी, एक होप दी, और अब वहाँ से भारत की तरफ इसका झुकाव, ये कितना रियल नज़र आ रहा है सर? हम तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन यूएस में आप हैं, वहाँ से कितना रियल नज़र आ रहा है? तो दीपक, आपको और जो हमें सुन रहे हैं, नमस्कार और जय श्री राम। आई थिंक मंदिर वगैरह का भी एक मोमेंटम आ गया इंडिया में, तो उससे भी एक माहौल, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है नेशन में कि दैट नेशन इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड इट डजंट केयर कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली कदम आगे बढ़ा रहा है। बजट भी अच्छा ही था दीपक, बिकॉज जो नंबर्स रेटिंग एजेंसीज को देखने होते हैं, विच इज फिस्कल डेफिसिट वगैरह, वो तकरीबन ऑन ट्रैक दिखा। तो उस फ्रंट पर सब कुछ बेहतर है। दीपक, एक व्यू लेते हैं। देखिए, ये जो आपने 20 साल की बात की, इस पे क्या हुआ कि करीब 2001 में
जब आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग ये सब मेजर वे में शुरू हुआ, तो इंडिया को एक सर्विसेज डेस्टिनेशन के तौर पे ज्यादा देखा गया और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे चाइना को देखा गया। उस पर एक वेस्टर्न नेशंस का एक ये भी सो दो नजरिए थे, दो रीजंस थे क्यों किया गया। वन, सर्विसेज के लिए इंडिया में एजुकेटेड वर्कफोर्स थी और सर्विसेज डिलीवर होकर के थ्रू द इंटरनेट ट्रांसमिट की जा सकती हैं टू दी वेस्टर्न कंट्रीज। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव होने की जरूरत उसमें नहीं है अनलेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दैट वर्क फॉर इंडिया। चाइना के लिए व्हाट वर्क वाज, चाइना वाज रेडी इवन देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करना था। चाइनीज गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल था, डेमोक्रेटिक कंट्री वो है नहीं, और वो जिस तरह से इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वर्ल्ड को लगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना बेहतर है। एक और नजरिया जो वेस्टर्न नेशंस ने लिया, जो अब वो उसको रीथिंक कर रहे हैं, वो नजरिया ये था दीपक कि चाइना जैसे जैसे ग्रेजुअली वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होता है, तो जिसको बोलते हैं ना कि लोग जब इवॉल्व होंगे और रिचर बनेंगे तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी डिमांड करेंगे। ग्रेजुअली चाइना फ्रॉम बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री पॉलिटिकली विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक। नाउ वो बेट तो टर्न आउट नहीं हुई एंड उसी पे अब रीथिंक चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से जो फ्लेवर बन रहा है वो ये है कि चाइना हैज एक्चुअली बिकम इवन मोर कम्युनिस्ट पॉलिटिकली। कैपिटलिस्ट वो बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में, बट पॉलिटिकली दे आर कम्युनिस्ट। सो वो बेट्स कंप्लीटली ऑफ हो गई हैं और अब उस पे वर्ल्ड मोर और लेस कन्विंस्ड है कि चाइना का बड़ा होना और प्रॉस्परस होना जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो। और चाइना इसको चैलेंज ये कर रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही ग्रो कर सकते हैं, आप देयर आर अदर वेज टू ग्रो एज वेल। सो ब्रॉडली ये रीथिंक है। अब इस पर इंडिया का थोड़ा फ्लेवर ये आता है कि नाउ द वर्ल्ड इज थिंकिंग कि देखिए 20 साल पहले जो हमने कॉल ली कि चाइना डेमोक्रेटिक ज्यादा हो जाएगा एंड इट वाज मोर रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या अब थोड़ा हेजिंग की जाए और अदर कंट्रीज पे स्प्रेड आउट किया जाए, और इंडिया इज अ बिग अपॉर्चुनिटी देयर, जिसमें दैट्स व्हाई यू सी दैट सम ऑफ द गुड कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग। सो ये ब्रॉडली दीपक बैकड्रॉप है। इट्स ग्रेजुअल एंड इट्स स्लो। देखिए माहौल हम बना सकते हैं लेकिन चीजें ग्रेजुअली चेंज भी हो रही हैं, थोड़ा समय लगेगा, बट दे आर चेंजिंग डेफिनेटली बिकॉज एक लॉन्ग टर्म व्यू चेंज हो गया कि देखिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिया पे कीजिए, एटलीस्ट डेमोक्रेटिक है, चाइना इज नॉट। ये आपने बहुत ही शानदार एक पिक्चर रखी सर, कि सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं देखा लोगों ने, बल्कि उनको एक होप थी कि ये पूरा का पूरा जो ऑटोक्रेटिक टाइप का दिखने वाला जो सेटअप है ये ज़्यादा डेमोक्रेटाइज होगा चाइना में। अब उसका ठीक उल्टा वहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए अब लोगों की जो 20 साल में जो आकांक्षाएं थी चीन को लेकर, शायद वो अब धूमिल हो रही हैं, और उसके ठीक उलट भारत में उन्हें अब नया उदय नज़र आ रहा है। लेकिन सर, दो चीज़ें जो आपने बोली कि भारत की जो स्टोरी थी उसका बेस था सर्विस सेक्टर, और चीन की जो ग्रोथ था उसका जो प्राइम जो इंग्रेडिएंट था वो था मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये अभी ऑल्टर नहीं हुआ है सर। पूरी दुनिया के लोग ये भी कह रहे थे कि जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा तो भारत की अलग स्टोरी हो जाएगी अलॉन्ग विद सर्विस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा रफ्तार से नहीं जा रही है। तो फिर लोग क्या देख रहे हैं, फ़ायदा क्यों देख रहे हैं भारत में? नहीं, सो दो नजरिए हैं उसमें। पहली बात तो दीपक, जब भी हिस्ट्री टर्न लेती है तो उसका फ्लेवर भी थोड़ा चेंज होता है। ओके। सो पहले जैसे वर्ल्ड ने तकरीबन एक दूसरे की देखा देखी सारे एग्स चाइना में प्लेस कर दिए। अब न्यू थिंकिंग दीपक ये है कि आप किसी एक कंट्री पे बेट ना करें, क्योंकि एक कंट्री पे फिर वो कंट्री रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसको China+1 स्टोरी कहते हैं, वो China+6, China+7 हो रहा है। तो उसमें उसके फ्लेवर्स हैं कि एक तो फ्रेंड शोरिंग करें। फ्रेंड शोरिंग मतलब कि फ्रेंडली कंट्रीज पे शोरिंग करें, इंडिया उसमें एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। सेकेंडली, इंडिया अकेला नहीं है, इट्स इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड मलेशिया, थाईलैंड, सम ऑफ दी अदर कंट्रीज, प्लस बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड मेक्सिको, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो ये सभी उस कलेक्टिव विजन में आते हैं। तो उसमें एंटायरली अब जितना चाइना को शेयर मिला मैन्युफैक्चरिंग का, उस किस्म से किसी एक कंट्री को मिलने वाला नहीं है, बट इंक्रीमेंटली हर कंट्री का इसमें फायदा होगा, और उसमें इंडिया भी उसका हिस्सा है।
दीपक, आपका एक और सवाल था विच आई थिंक आई मिस द। ये सर, वो मुझे लगता है जो आपने कहा कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में उस तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत इम्पोर्टेंटली कहा कि अब कोई तो अब दुनिया एक कंट्री पे अब नहीं देख रही है, वो चाइना +1 +2 +3 +4 जिसमें रेंज ऑफ कंट्रीज। एक जो मेरा सवाल है सर, एक जो मेरा सवाल है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बार बार जब भी हम इंडिया की ग्रोथ या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में जब इंडिया के उभार को हम देखते हैं, तो सीधा सीधा कंपैरिजन होता है चीन से। क्या दुनिया के लिए सच में चीन की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है सर? ओके, सो दीपक, ऑन दिस एक छोटा जो पॉइंट ऐड करना चाहता था, वो मैं करना चाहता था कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो 20 साल पहले होता था, वो मैन्युफैक्चरिंग भी अब दीपक चेंज हो रहा है। ओके, सो वन इज एक कंट्री की जगह 7-8 कंट्रीज में हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं। सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक ऑटोमेट हो चुका है। एक छोटा एग्जांपल दें अगर दीपक, तो आपके टाटा स्टील इंडिया में जो करीब 3 दशक पहले जो स्टील करता था, आई थिंक 2 से 3 मिलियन टन्स वो एनुअल प्रोडक्शन करता था, आज उसका 10 गुना प्रोडक्शन करता है और उसकी वर्कफोर्स जो है वो 1/3 हो गई है। नाउ यू कैन इमेजिन कि वर्कफोर्स 1/3 हो गई है, लेकिन स्टील का प्रोडक्शन 10 गुना हो गया है। सो इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन विच इज हैपनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। सो जिस स्केल पे एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग जनरेट करता था, वो पिछले 10 और पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। सो दैट्स व्हाई इवन इफ मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग टू इंडिया, वी कांट एक्सपेक्ट कि उस स्केल का जॉब क्रिएशन होगा। ये छोटा नुआंस है जो आपको समझना है। नाउ आई कम टू द अदर पॉइंट व्हिच यू रेज दीपक, व्हिच इज क्या चाइना की स्टोरी खत्म होगी? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है ना कि हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। तो वो देखिए खत्म नहीं होता। एक कंट्री लो इनकम लेवल से एक हाई इनकम लेवल कंट्री बनता है और फिर वहां पर स्टैग्नेट भी करता है, विच इज फाइन, बट आम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है। चाइना की पर कैपिटा जो इनकम है वो 10 से 12,000 डॉलर के बीच में है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 डॉलर एक पर्सन वहां पे अर्न करता है। इंडिया का वो नंबर है 2,000 से 2,500 डॉलर। ठीक, तो अभी तकरीबन 4 से 5 गुना का फर्क हर पैरामीटर पे है, विच मीन्स दैट एवरेज इंडियन इज 1/5 ऑफ द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ चाइनीज, एवरेज चाइनीज। नाउ उस स्केल पर आकर के चाइना का ग्रोथ रेट 7-8-10% तो नहीं हो सकता है, बट अगर वो 3-4% भी ग्रो करता है दीपक, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसको एक छोटा अगर हम डिफरेंट तरीके से समझाएं दीपक, अगर आपको इंडिया में एक एम्प्लॉय है जिसको 50 लाख मिल रहे हैं सैलरी साल की, उसको अगर 2% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो उसको 1 लाख का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 5 लाख है, अगर उसको 20% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो उसको भी 1 ही लाख का इंक्रीमेंट। ओह यस। अब क्या 50 लाख वाला 51 लाख आने पे कोई गरीब हो गया? नहीं, वो इक्वली रिच है और वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब मेरी सैलरी 20% से नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो 5 वाला है वो 20% ग्रो करने के बाद भी इक्वली पुअर है, बिकॉज 5 से 6 लाख में भी उसका कुछ लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया। तो इट इज अबाउट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर 25-30 साल, जिसको हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया की, कि अगले जो चाइना ने किया 20 से 30 साल तक वो इट्स सस्टेनेबल। अब ऑन एन एवरेज अबाउट 10% पे ग्रो किए हैं, उनकी इकोनॉमी 10 टाइम्स हो गई है पिछले 15 सालों में ही। तो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट है। तो इंडिया अगर ये करेगा तो ग्रेजुअली राइज होगा, लेकिन इसमें क्विक पैथ नहीं है। तो चाइना पे सब कुछ बंद हो गया नहीं, बट दे आर ऑलरेडी रीजनेबली रिच। वो मिडिल इनकम कंट्री में आ गए, हम अभी लो इनकम कंट्री पे काउंट होते हैं। दिस द ब्रॉड समरी दीपक। ऑलराइट सर। अच्छा, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर से जो वॉल स्ट्रीट जायंट्स कहा जाता है, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, बहुत सारे भी फंड्स हैं जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बार बार यही दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर नेक्स्ट डिकेड। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, लेकिन चाइना को लेकर वो क्या कह रहे हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, फिर तो ये चाइना है, ये तो अभी जिंदा है, अपने पैरों पर चल रहा है, लड़खड़ा ज़रूर रहा है, लेकिन दम अभी बाकी है। लेकिन ये दम कितना है सर? जिस तरह से वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, क्या ये लगातार बिगड़ती जाएंगी वहाँ पर हालत, या आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, अगला 1 दशक तो कम से कम वहाँ पर रहेगा?
नहीं नहीं, देखिए इसको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट पे हम एक चर्चा कर सकते हैं, मेरे पास कुछ डेटा आई कैन शेयर, बट इसको ऐसे देखें दीपक, हर कंट्री का अभी जो यूएस के मेजर ब्रांड्स हैं, मैं 3 ब्रांड्स लेता हूँ, स्टारबक्स, नाइकी और टेस्ला। इनका एक और कॉस्मेटिक कंपनी है एस्टे लॉडर, उसका भी ले लेते हैं। इनका तकरीबन 20 से 22% रेवेन्यूज चाइना से आता है। अच्छा। इंडियन रेवेन्यूज इन कंपनीज का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है फॉर देयर ग्लोबल रेवेन्यू। सो चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर देम। अगर एक मोटे तौर पे अगर बताएं, इंडिया में दीपक अभी अबाउट स्टारबक्स के 300 स्टोर्स हैं। 300, मेरा नंबर 325 भी हो सकता है, अबाउट 300 से 400 के बीच में स्टोर्स हैं। चाइना में स्टारबक्स के 7,000 स्टोर्स हैं दीपक, 7,000, इमेजिन, राइट। यूएस में 15,000 है। सो बट आप समझ सकते हैं कि और वो 9,000 की तरफ जा रहे हैं। ये स्केल कितना इंपॉर्टेंट है। अबाउट टेस्ला को ले अगर, तो 22% ऑफ सेल्स ऑफ ईवी ऑफ टेस्ला कम फ्रॉम चाइना। सो ये जो परचेजिंग पावर लोगों में बनी है चाइना में, ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। दिस विल जस्ट ग्रो लेस ग्रेजुअली, राइट, दिस विल ग्रो एट अ लेसर रेट। तो जैसा मैंने बताया कि अब वो 9% नहीं ग्रो करके 3% ग्रो करेंगे, लेकिन ऑन दैट बेस दीपक वो ग्रोथ भी बहुत है। तो सो नोबडी इज सेइंग कि चाइना स्टोरी इज ओवर। बिजनेसेस बहुत लार्जर स्केल पर चाइना पर डिपेंड करते हैं और उनका बिजनेस शेयर आता है। बट ग्रोथ की बात करेंगे तो वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अब चाइना में कम है, हालांकि ऑन दैट स्केल वो सिग्निफिकेंट है, बट मार्केट्स नीड बिगर ग्रोथ स्टोरीज। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो टिम कुक इंडिया आए थे, बिकॉज ही नोज दैट चाइना में अगर हुआवी का कंपटीशन आ रहा है और एप्पल की सेल्स ड्रॉप होंगी, तो वो सेल्स को मेकअप करना होगा कोई नए ग्रोथ मार्केट्स ढूंढ के। सो ही केम इनटू इंडिया एंड ही वेंट टू सम अदर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल। सो इट इज अबाउट कि नेक्स्ट ग्रोथ इंजन कहां है, वो इंडिया पर है दीपक। Okay. And China is mature. It doesn't mean that it's poor. It's considerably rich, and we have a long way to go. Absolutely. काफी सफर तय करना है चाइना को कैच अप। Absolutely, sir. Got your point. ये एक्चुअल में बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर है जो आपने रखी है। धारणा कुछ और है जो बनाई जा रही है या बन रही है, और ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है उस पर सबको भरोसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की कहानी अब ख़त्म हुई। ऑलरेडी उनकी जो उपलब्धियां रही हैं बीते 3 से 4 दशकों के अंदर, उनके पास अभी, जैसा सर ने बताया कि अगर 9-10% से 3% पे भी आगे तो भी उनके पास इतना ख़राब नंबर ये नहीं कहा जाएगा। मेरे पास पोल भी आ गया सर हमारे, हम पोल भी लेंगे और लोग के किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी मौजूदा 1 या 2 दशक में जो ग्रोथ स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? 60 के दशक में ये मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड थी। हमने देखा जब एशियन टाइगर्स का उदय होता है, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे। फिर हम इंडिया जैसे कंट्री के लिए बोलते हैं कि साहब सर्विस सेक्टर का उदय हुआ, तो सर्विस की वो स्टोरी हो गई। अभी जो आप देख रहे हैं अगले पूरे वर्ल्ड की, उसका मेजर पार्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस होगा, क्या होगा? अभी किसके अराउंड पैसा बन रहा है दुनिया में? तो अब आप खींच के उस इशू पर ले गए हैं जो कि थोड़ा कंटेंशियस है और हमेशा डिस्कस होता है जी, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। सो दीपक देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए चलती रहेगी, बट एक्सेप्ट दैट इट इज मोर स्प्रेड आउट एंड इट इज मोर नियर शोर। सो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग नए टर्म्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये चलेंगे और फ्रेंड शोरिंग में इंडिया फ्रेंड आता ही है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। इंडिया वॉज अ सर्विसेज जायंट। और अच्छा, इसमें पॉजिटिव क्या है कि जैसे कि इकोनॉमी ग्रो करती है उसका करीब, अब यूएस इकोनॉमी में देख लीजिए अबाउट 70 to 75% सर्विसेज का ही रेवेन्यू है। मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट हो जाता है एंड दैट्स क्वाइट चीप। एम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही होता है कि सर्विसेज में ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट यूएस में अबाउट 10 to 11% है, एंड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट लार्जली, रेस्ट ऑफ इट इज सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो इंडिया वाज ऑन गुड इन सर्विसेज। एक पॉजिटिव स्टोरी जो अगले 10 साल भी चलेगी वो है कि अब, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, वो स्टिग्मा हट गया है कि कौन से काम ऑफशोर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, बिकॉज पीपल आर वर्किंग मोर, वर्क फ्रॉम होम।
ग्रेजुअली ओपिनियन ये बनता है कि जो काम 3 साल से यूएस में कोई वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, तो उसको इंडिया से क्यों ना करा लिया जाए, क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है यूएस में करके। तो ये मोमेंटम इंडिया के फेवर में अगले 10 साल तक काम करेगा, जिसका फायदा आईटी कंपनीज को मिल रहा है। और पिछले 3 साल में बहुत एक सडन स्पर्ट आया था, अब ग्रेजुअल फॉर्म में मिलेगा। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि एक वाइल रोबोटिक्स, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में बात की कि रोबोटिक्स ने मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से ऑटोमेट किया और ब्लू कॉलर जॉब्स का लॉस हुआ 2 तरीके से। वन, ऑटोमेशन के थ्रू, जैसा मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल लेके बताया। सेकंड, ऑफशोरिंग, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब यूएस में यूनियनाइज्ड वर्कफोर्स से क्यों कराएगा जब वो उसको 1/3 1/4 कॉस्ट में किसी डेवलपिंग कंट्री से करा सकता है। सर्विसेज में लेकिन प्रोग्रेस हुई बिकॉज ऑल द ऑटोमेशन वाज कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज ऑटोमेशन। नाउ देयर इज अ थ्रेट ऑन व्हाइट कॉलर जॉब्स। बहुत हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है दीपक कि अब तक सब ब्लू कॉलर पे होता था, और उनकी, मैं कई बार कहता भी हूँ कि उनकी आवाज उतनी बुलंद सुनाई नहीं देती है जनरली मीडिया पे, तो वो किसी ने देखा नहीं। और दैट्स व्हाई आई थिंक यूएस में 2016 में इलेक्शंस में भी जो हुआ वो उन्हीं लोगों की आवाज थी कि नोबडी सॉ अस, के हमारे जॉब्स भेज दिए गए यूएस से बाहर, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। इस समय खतरा जो है दीपक, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स पर है। ऑटोमेशन किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी एनहांस करता है, लेकिन वो मोर फॉर लेस जिसको बोलते हैं, तो वो कम एम्प्लॉय से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन आता है। पहली बार खतरा ऐसा है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट होने की बजाय ग्रेजुअली ऑटोमेट होंगे और रिड्यूस होंगे। तो दिस इज अ ग्रेजुअल रिस्क। सो एक बहुत सडन स्पर्ट जो बहुत इंडिया को मिल सकता था ऑन सर्विसेज, वो मिलेगा, लेकिन उसका स्केल कुछ कम रहेगा। नोबडी नोज रियली, वी विल हैव टू सी टू व्हाट एक्सटेंट इट ऑटोमेट्स। बट अगर आप इंडियन आईटी कंपनीज की हायरिंग देखें जी, तो पिछले 1 साल से तकरीबन वो स्टेबल हेडकाउंट या अबाउट 2 से 3% लोअर हेडकाउंट पर है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि क्या हम ज्यादा लोग हायर करें, या फिर अब एक प्रोग्रामर वो काम कर पाएगा जो पहले 3 प्रोग्रामर करते थे, या फिर एक मैनेजर जो पहले 5 प्रोग्रामर्स को मैनेज करता था बिकॉज बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, क्या अब वही टीम लीडर 15 प्रोग्रामर्स को मैनेज कर सकता है बिकॉज कोड सब लिखे जाएंगे और उसको बस इंस्पेक्ट करना है। ये दिस इज येट टू बी सीन दीपक, हमने देखा नहीं है, बट इट्स अ स्लाइट जॉब एब्सोल्युटली सर। और मैंने सर पिछले दिनों इस पे बात भी की थी इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स से, और उनका ये कहना था कि देखिए बात सही है कि ऑटोमेशन से कुछ जॉब्स जाएंगी, उन पर खतरा है, खास तौर से जो इमीडिएटली जो ऑटोमेशन जिनको रिप्लेस कर सकता है वहाँ तो तुरंत ही संकट आएगा और वो वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा होंगी। लेकिन आने वाले समय में शायद ऑटोमेशन से जितनी संभावनाएं पैदा होंगी, शायद ये और ज़्यादा जॉब जनरेट करे, लेकिन उनके लिए संकट होगा जो लोग स्किल की रेस में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्राइम सवाल था आपसे, उसका जवाब मुझे मिला, बखूबी मिला। और जो एक ज़माने में कहा जाता था कि साहब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का ड्राइवर है, फिर सर्विस ग्रोथ स्टोरी का ड्राइवर है, वो अभी मौजूदा कम से कम 1 से 1.5 दशक के लिए वो ऑटोमेशन रहेगा पूरी दुनिया में। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मुझे पता चला। अब बारी है आज के पोल के लेने की, और हमने अपने दर्शकों से सीधा सीधा सवाल पूछा था कि क्या आपको भी लगता है कि भारत दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है? और आप देखिए लगभग 85% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ बन चुका है। तो सभी लोग सकारात्मक हैं, आशावान हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ अब पूरी दुनिया जुड़ना चाह रही है। सिर्फ 15% लोग हैं जो कहते हैं कि अभी नहीं बना और उस पर काम किया जाना बाकी है, और उनका सोचना भी गलत नहीं है, काम अभी करना बाकी है, जैसा कि सर ने अभी बताया भी। और अब ले लेते हैं कमेंट्स, किन किन लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं, तो फटाफट से आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिव्यकांत टोडरमल, इनका ये कमेंट है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जाएंगे कहाँ यहीं आएंगे। तो ये दिव्यकांत टोडरमल जी का नज़रिया है कि दुनिया जाएगी तो जाएगी कहाँ, यहीं आएगी, क्योंकि पैसा तो यहीं बनेगा। और विपुल भाई पटेल हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ मगर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वास्तविकता के करीब करीब दोनों कमेंट हैं कि भाई जाएंगे आप कहाँ जब यहाँ संभावना है, और दूसरा कि पूरी तरह से अभी नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सर के साथ हमारी पूरी बहस चर्चा का लब्बो लुबाब भी ये दोनों कमेंट्स ही हैं। तो बहुत अच्छी चर्चा रही सर, थैंक यू सो मच।
वक्त निकालने के लिए आपका। और मेरे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का ये जो शिफ्ट हो रहा है, आई एम श्योर कि इसी तरह से हमारे दर्शकों के भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कोई भारी भरकम हमने डेटा ड्रिवन बात नहीं की, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया कि वस्तु स्थिति क्या है, और इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत आसान भाषा में आप समझा देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑफ टाइम। थैंक यू। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।